खुद ऐसे पढ़ाई करके नौकरी की तलाश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। तो उस समय मेरे पास पैसों के अभाव के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन नहीं दिया। तब मेरे मन में एक टीस लगी कि मेरे मन में एक पीड़ा हुई कि अगर मैं कोचिंग मिलता तो शायद मुझे अच्छी नौकरी मिलती, पढ़ाई करता। इस तरह से मेरे मन में आया। और फिर लेकिन साथ ही साथ एक प्रण भी किया कि अगर कभी मैं अपने जीवन में सफल हुआ तो ऐसे बच्चों को नमस्कार, CGNL लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और हमारे कार्यक्रम में हम आपको नए नए शख्सियत से मिलवाते हैं, कई कलाकार से मिलवाते हैं। आज हमारे बीच ऐसे एक शख्सियत मौजूद हैं जो खुद तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ साथ वो दूसरों को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को पढ़ाई करवा रहे हैं, फ्री में उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। तो मिलिए राजीव जी से। राजीव जी इनका नाम है। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। लेखिका जी नमस्कार। सर, हमें आप पहले तो अपने करियर के बारे में बताइए कि आपने काम तो शुरू किया ही, गवर्नमेंट जॉब में आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपने बच्चों को फ्री में सिखाने का काम शुरू किया, ये कैसे शुरुआत किया और कैसे आपकी ख्याल आया? जी लेखिका जी, इसके पीछे मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे एक व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ मेरा ये बात है, जहां से ये शुरुआत हुई। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। जी। दरअसल जब मैं खुद ऐसे पढ़ाई करके नौकरी की तलाश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, उस समय मुझे भी ज़रूरत थी। उस समय तो आज जो है इंटरनेट है, कई सोशल मीडिया चैनल्स है, टेलीग्राम है, आपको कई सारी चीज़ें जानकारी मिल जाती है। लेकिन उस समय कोई साधन नहीं था। उस समय आपको गुरु के पास ही जाना पड़ता था या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास ही जाना पड़ता था। उसके अलावा कोई साधन नहीं था। तो उस समय मेरे पास पैसों के अभाव के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन नहीं दिया। तब मेरे मन में एक टीस लगी कि मेरे मन में एक पीड़ा हुई कि अगर मैं कोचिंग मिलता तो शायद मुझे अच्छी नौकरी मिलती, पढ़ाई करता। इस तरह से मेरे मन में आया। और फिर लेकिन साथ ही साथ एक प्रण भी किया कि अगर कभी मैं अपने जीवन में सफल हुआ तो ऐसे बच्चों को जो प्रतिभा संपन्न है, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन साधनहीन है, उनके पास पैसों के अभाव है या किसी और चीज़ की कमी है, तो उनको मैं जो है कोशिश करूँगा कोई और ऐसा राजीव जो है धन के अभाव में आगे बढ़ने से रुक ना जाए, उसको आगे बढ़ाना है। इसी भावना से मैंने एक संस्था युवा नाम से एक संस्था शुरू की, जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देते हैं। सर, इसमें ये होता है कि कंपटीशन एग्जाम में आप तो पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, जी बुक्स वगैरह। जी तो जी ये सब बच्चों को आप कैसे मैनेज करवाते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि पहले जो है ये कोचिंग जो है शुरुआत किया था हमने मेरे घर से। 2001 में मेरे घर में ही किया था और घर में ही मैं पढ़ाता था। और शुरुआत के लगभग 17-18 साल तक मैं अकेला ही 365 दिन पढ़ाता था बच्चों को। पहले तो घर में पढ़ाता था, उसके बाद जब बच्चों की संख्या और बढ़ने लगी, धीरे धीरे बच्चों के आने लगे, तो एक अखबार में मेरे बारे में शिक्षक दिवस के दिन एक प्रकाशित हुआ था कि एक अलग दूसरे डिपार्टमेंट में है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को ऐसे ही पढ़ा रहे हैं करके। तो उसको देख के फिर कालीबाड़ी स्कूल वालों ने मुझे वहाँ पर एक कमरा दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने कोई पैसा नहीं चार्ज किया। तो फिर वहाँ जाके फिर मैं वहाँ पढ़ाने लगा। और ये सफ़र लगभग 18 साल तक ऐसे ही चलता रहा कि 365 दिन मैं ही पढ़ाता था बच्चों को। लेकिन 17-18 साल के बाद, क्योंकि आमतौर पर जैसा होता भी है, आमतौर पर जब भी कोई काम करता है, चाहे आप हो और मैं हूँ, पहले हम लोग सोचते हैं कि यार इसका क्या फ़ायदा हो रहा होगा, क्यों कर रहा होगा। कई लोग आलोचना भी करते हैं इस तरह की बातों। तो फिर जब लोगों को लगा नहीं यार, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम हो रहा है, गरीब बच्चे आ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको देख के कई साथी जो है, जो हमारे डिपार्टमेंट के साथी थे, कई लोग जो बैंक में काम करते थे, कई ऐसे जो कॉलेज में प्रोफेसर थे, कई ऐसे जो दूसरे सरकारी अधिकारी विभाग में काम करते थे, उन्होंने ये संकल्प लिया कि नहीं ठीक है, ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा उसमें हम मदद करते हैं, हम उसमें पढ़ाने का ये करते हैं। तो फिर वो चाहे उसमें आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस अधिकारी हो या नीचे बैंक इसके अधिकारी हो, उन लोग हमारे यहाँ आते हैं, उन लोग उन बच्चों को पढ़ाते हैं। लगभग आपके साथ और कितने पढ़ाने वाले जुड़े हुए हैं अभी आपके साथ? पढ़ाने वाले लगभग 8 से 10 लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो निरंतर अपनी सेवाएं देते हैं बच्चों को। हर रोज़ उन लोग किसी ने टाइम फिक्स कर लिया कि मैं सोमवार को आऊँगा, किसी ने
मंगलवार को आऊँगा, इस तरह से करके उन लोग का आपस में टाइम बटा हुआ है, तो उस तरह से फिर हम पढ़ाते हैं बच्चों को। तो आप लोग लगभग कौन-कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों दरअसल को? लेखिका जी हमारे यहाँ अभी क्या है, अभी फ़िलहाल पीएससी की कोचिंग होती है। उसके अलावा जो एक वन डे एग्ज़ाम जिसको हम बोलते हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होता है, यानी बैंकिंग का, एसएससी, रेलवे, व्यापम की एग्ज़ाम और इंश्योरेंस सेक्टर के इस तरह के एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होता है, उन सब की हम तैयारी करवाते हैं। और एक शाम को जो है हमारा जो पीएससी का जो सब्जेक्टिव रहता है तैयारी, उसमें लिखना पड़ता है बच्चों को, और 2-4 दिन का परीक्षा होता है। जब प्रीलिम्स में पास करके मेंस में आते हैं, तो आपको विस्तृत उत्तर लिखने होते हैं। तो ऐसे पीएससी की तैयारी करवा रहे हैं अभी फ़िलहाल हम, और ये जो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, व्यापम, इनकी भी तैयारी करवाते हैं। आपके साथ लगभग कितने एरिया से बच्चे आ रहे हैं? कहाँ-कहाँ से बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए लेखिका जी, सबसे बड़ी बात आपको जैसा पता है कि हम बच्चों को निःशुल्क कोचिंग कर देते हैं। तो इसीलिए होता क्या है कि हमारे यहाँ पर ऐसे बच्चे आते हैं जो धन का जिनको अभाव रहता है, और पिछड़े इलाके के बच्चे। तो हमारे यहाँ पर अधिकतर अभी तक मैंने देखा है कि रायपुर, अगर 100 बच्चों का अगर परसेंटेज में हम काउंट कर लें, तो रायपुर से मात्र 10% ही बच्चे जो हमारे पास आते हैं, और बाकी बच्चे 90% हमारे बच्चे हैं रायपुर से बहुत दूर, माने जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। बस्तर, सुदूर बस्तर से, सुदूर सरगुजा के सुदूर वहाँ के अंचल के गांव के बच्चे, है ना, जो अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, जो या आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं, कमी है जिनके पास, वो बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। तो वो लोग रहना-वहना उसमें भी तो उनको काफ़ी दिक्कत होती हाँ, होगी? ये कभी एक समस्या का हम सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, कि सबसे पहले बच्चे तो ठीक है, हम तो बच्चों को फ्री में पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को अब एक चीज़, 2 तरीका है पढ़ाने का, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन तो बच्चा घर में बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन एक गुरु के पास बैठ के पढ़े, सामने में प्रश्न पूछे, तुरंत सर उसका आंसर दें, ये ऑफलाइन में ही सामने क्लासरूम में ही संभव होता है। तो इसके लिए बच्चों को आना पड़ता है यहाँ पर, और बच्चों को उस समय जब यहाँ आते हैं, तो उनको रहने का, खाने का, रायपुर में, चूँकि रायपुर राजधानी भी है, एक महँगा शहर भी है और इधर की अपेक्षा। तो ऐसे बच्चों के लिए वास्तव में हमारे यहाँ रह के पढ़ाई करना, इसमें रायपुर शहर में रह के, उन लोगों के लिए वाक़ई में बहुत महँगा चीज़ हो जाता है, और ये हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है कि कैसे हम ये करें। तो आप लोग इसके लिए अभी तक कुछ किए हैं कि मैं अभी लेखिका जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी लोग, समाज के सभी लोगों से एक अपील करता हूँ कि ऐसे बच्चे, हम पढ़ाई तो निःशुल्क करवा देंगे, लेकिन उनको, चूँकि अभी लेखिका जी को मैं आपको बताना चाहता हूँ, न सिर्फ बच्चों को रहने खाने के लिए, बल्कि पहले जब हम परीक्षा देते थे तो हम फॉर्म भरते थे, पोस्ट में डालते थे, फिर परीक्षा होती थी, परीक्षा में भी हम पे कॉपी कलम में गोला करना, इस तरह काला करना, गोला में काला करना, इस तरह होता था। लेकिन अब सारा फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देना सब कंप्यूटर में हो गया है, और ये बच्चे कंप्यूटर में उसका दूर है, कंप्यूटर का कैसे प्रैक्टिस करें। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनको रहने खाने के लिए सुविधा है, रहने की असुविधा है, उनको उसके लिए खर्च लगता है, खाने की असुविधा है, और उसके अलावा हमारे संस्था में भी कंप्यूटर्स की, बुक्स की, बच्चों के लिए जो स्टेशनरी होती है कॉपी कलम की, उसकी भी बहुत समस्या है। अगर लेखिका जी, हम तो प्रयास करते हैं, लोगों से बोलते हैं इस तरह से, आपके चैनल के माध्यम से जो भी आज दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि अगर संभव हो तो मुझे नहीं, लेकिन कम से कम इन बच्चों के लिए, और अगर एक बच्चे का भी कोई खर्च उठा ले, उनको गोद ले ले, है ना, तो शायद हम समझते हैं ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये और बेहतर शायद हो पाएगा। तो आप लोगों ने जब ये काम शुरू किया, तो फिर कुछ फंड वगैरह सरकार की तरफ से या किसी एनजीओ की तरफ से आप लोगों ने नहीं, लिया? अभी तक लेखिका जी, अभी तक हमने किसी सरकार से या किसी व्यक्ति से कोई किसी तरह का फंड नहीं लिया है। और आपको मैं बता दूं, इस मामले में हो सकता है कुछ लोग, 1-2 लोग कभी जीवन में ऐसा ज़रूर मिल जाते हैं इतने साल लंबा सफ़र में, कि वो किसी न किसी बहाने से वो कुछ डोनेट करना चाहते हैं, करते भी हैं, कर भी देते हैं, बच्चों के लिए, हमारे लिए, क्लास के लिए कोई कंप्यूटर दे दिया, इस तरह करता है। लेकिन अक्सर अभी भी क्या है कि शिक्षा के प्रति लोगों को माना जाता है कि विद्यादान सर्वश्रेष्ठ दान है, लेकिन शिक्षा के प्रति अभी भी लोगों के मन में वो उतना खुलकर लोग सामने नहीं आते हैं। अगर यही कोई मंदिर के नाम से, किसी धर्म के नाम से, धार्मिक कार्य से, उसमें लोग बढ़ चढ़कर दान करते हैं। पता नहीं, शायद उनको लगता है उसमें उनको आगे चलकर मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनको लगता है इन गरीब बच्चों को पढ़ाने में
कुछ दान करना या कुछ सहयोग करना, शायद हमको लगता हो, शायद हमारे शास्त्रों में शायद इस तरह की बातें नहीं हैं, या किसी धर्म में इस तरह बातें नहीं कही गई है कि आप इसमें करेंगे तो आपको शायद स्वर्ग मिलेगा, या कुछ इस तरह की बातें होंगी। अभी भी मैं देखा हूँ लोग शिक्षा में दान देने के प्रति उदासीन है फिलहाल। तो अभी तक आप लोगों ने जो भी इन्वेस्ट किया इस पे, जी वो आपके खुद के पैसे थे? जी बिल्कुल, मैंने खुद के ही, हमारे जो अभी तक जो है मैंने खुद, शुरुआत में तो खुद का ही था, फिर बाद में जो बच्चों को, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया वो बच्चे सफल हुए, फिर वो कुछ कुछ अपने ओर से चाहते हैं कि इस तरह से संस्था चलती रहे, तो अपने ओर से कुछ डोनेट करते हैं इस तरह से। लगभग कितने बच्चे आपके अब गवर्नमेंट एग्जाम में काम कर रहे हैं या इस अभी क्षेत्र अभी में आगे बढ़ हमारे चुके हैं? अभी हमारे पिछले 24 सालों में हमने लगभग 20,000 बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जरूर है, लेकिन आपको भी जैसे पता है कि जैसे अभी पीएससी में भी 2 लाख लोग, अब 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, और अंततोगत्वा सिलेक्शन 200 का होता है। तो उसी तरह से हमने भी इतने बच्चों को पढ़ाया, तो इसके लिए ये नहीं कि सब सफल हो गए, लेकिन अभी तक हमारे लगभग 500 बच्चे ऐसे हैं जो विभिन्न सरकार के, विभिन्न राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, सार्वजनिक क्षेत्रों के निगमों, बैंक, रेलवे, ये सब में हमारे लगभग 500 से अधिक बच्चे जो है अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने शुरू किया कि आप जॉब लगने के बाद आपने लोगों को पढ़ाना शुरू किया, आपके काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो गरीब तबके से हैं, जी जी उनके भी मन में आया होगा कि वो आपके साथ जुड़े और हाँ पढ़ाना जी शुरू किए, ऐसा जी। कुछ हुआ है आपके साथ? नहीं, बिल्कुल है। अब हमारे साथ कई ऐसे बच्चे हैं जो रायपुर में हैं या रायपुर में नहीं भी हैं, लेकिन वो उनका रहता है कि वो तन मन धन जो बोलते हैं ना, उस तरह से अगर कोई व्यक्तिगत आके सहयोग नहीं कर पा रहा तो धन से कुछ सहयोग कर देगा। जो कुछ हो सकता है, बच्चे चाहते हैं कि आके भी हम सर के साथ मदद कर दें, हम पढ़ा दें, हम कुछ और मदद कर दें, संस्था के काम कुछ कर दें। इस तरह से ज़रूर बच्चे करते हैं, लेकिन ये इनकी संख्या, इनका प्रतिशत बहुत कम है जितने सफल हुए उनकी तुलना में। क्योंकि होता क्या है कि वो जो है, जब बच्चा सफल होता है और सुदूर गांव का रहता है, फिर उसके बाद जीवन जब वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मैं भी एक चीज़ देखा हूँ कि जब बच्चा बड़ा होता है, नौकरी हो जाती है, तो समाज का दबाव पड़ने लगता है, लड़का हो या लड़की हो, कि यार कब शादी होगी, कब शादी होगी। अब तो बच्चा सफल भी हो गया, तो शादी हो जाती है, फिर वो अपने परिवार में रम जाते हैं। लेकिन हो सकता है शायद मन से वो जुड़े रहते हों, लेकिन वो तन और धन वाला जो है वो थोड़ा सा वहाँ पर हम कमी हो जाती है कि परसेंटेज वाइज जितने होने चाहिए, अगर 500 से 500 बच्चे जितने सेलेक्ट हुए, अगर सभी लोग करते तो शायद बहुत बेहतर होता है। अभी आपने जैसे बोला तन मन धन से शादी के बाद थोड़ा सा जुड़ाव कम हो जाता हाँ है, जी जी। ये चीज़ आपके साथ नहीं हुई कभी? हाँ देखिए, मैं वही बताया ना आपको, मैं बताया ना कि मेरे अंदर, चूँकि मैं जब सफल होने की प्रक्रिया में मुझे जो है एक अपमान जैसा सहना पड़ा कि मुझे कोचिंग में एडमिशन नहीं मिला, क्यों? पैसे के अभाव में। तो मेरे अंदर वो पीड़ा थी, तो मुझे क्या हुआ, मैंने सोचा कि मैं जब सफल होऊंगा तो इस तरह से किसी बच्चे को पैसे के अभाव में पढ़ाई ना कर पाए, ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन शायद हो सकता है इन बच्चों के अंदर वो पीड़ा नहीं हुई, ये बच्चे जो आए, हो सकता है वो सोचते हो उनके मन में कि हम सफल होना है, हम सर के पास आएंगे, पढ़ेंगे, सफल होंगे। तो इनको अगर शायद ऐसा कोई झटका मिलता है या ऐसा कोई जीवन में रुकावट आती, तो शायद इनके मन में भी होता है। हालांकि ये जरूर बात है, उन लोग, सभी लोग जो है दिल से तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं कि नहीं हमारे लिए सर बहुत कुछ करते हैं करके। लेकिन हो सकता है संभवतः पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से और किसी कारण वजह से, क्योंकि आप देखते हैं ना, अब हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको, जब आप किसी से प्यार करते हो तो कैसा कहीं भी रहते हो, कुछ कितना भी काम करते हो, आप उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं जी। है ना। लेकिन अगर वो अगर आपके मन में प्यार नहीं है तो फिर आपको हर चीज़ लगेगा, बोझ ही लगेगा, है ना? अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि आगे आप अपने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए और किस तरह से प्रयास करेंगे? क्या आप सरकार से आगे डोनेशन लेंगे नहीं या देखिए, प्रयास करेंगे हाँ इस तरह नहीं का? नहीं देखिए, मैं लेखिका जी, मैं सबसे बड़ी बात है, मैं आपको और आपके चैनल को विशेष तौर पर फिर से बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरा यहाँ आने का मकसद भी यही था कि मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इस तरह से नहीं आता था, गुमनामी में काम करता था, पीठ पीछे काम करने वाली आदत उस तरह की थी। लेकिन अब जो यहाँ आ रहा हूँ, उसके पीछे वजह वही है कि मैं इससे जो है चाहता हूँ कि जो आज इंटरव्यू जो भी लोग देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक, वो या तो उनके घर में बच्चे हों या तो उनके आसपास में कोई बच्चे हों, उनको बताएं कि ऐसा चल रहा है। तो हमारे पास क्या है, आज यहाँ आने का मकसद है कि उन बच्चों का, और दूसरा जो है, मैं सरकार से, ऐसे लोग समाज में जो ऐसे जो संभ्रांत लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, है ना, उनके मन में हो कुछ इच्छा हो कुछ करने की, वो किसी कारणवश नहीं कर पा रहे,
तो ये ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि वो हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि अगर उनको लगता है कि सही काम है, आपके इंटरव्यू के माध्यम से अगर उनके मन तक बात पहुंचती है तो हम हमारा सहयोग करें, बिल्कुल अच्छा रहेगा हमारे लिए। जी। अच्छा, आप हमें अपने शुरुआती दौर के बारे में बताइए कि आपने कैसे प्रचार किया, कैसे लोगों तक आपकी पहुँच बढ़ी कि ये आप फ्री में कोचिंग दे रहे जी हैं, जी लोगों को सिखा रहे हैं, ये किस जी तरह से शुरू हुआ और कैसे लोग आपसे जुड़े? जी, मैं लेखिका जी, मैं आपको बताऊं, मैं 1994 में रायपुर आया था। तो रायपुर आया तो शुरू में दूसरे डिपार्टमेंट में था, सेंट्रल एक्साइज में एज इंस्पेक्टर था। यूनिफॉर्म पोस्ट थी, वर्दी पहनना पहना वाला जॉब था, वर्दी वाली जॉब थी। तो बच्चों से कनेक्ट होना बहुत दिक्कत होती थी। अगर मैं स्कूल या कॉलेज में प्रोफेसर या टीचर होता तो बच्चों से आसानी से मिल पाता, बोल पाता कि बेटा मैं ऐसा कर रहा हूँ, आ जाओ करके। संभव नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, कॉलेज में एडमिशन लिया, पत्रकारिता कोर्स करने के लिए प्रयास किया। और करने के बाद मैंने क्या किया कि वहाँ पर जाके बच्चों से मिल के, जुड़ के, उनको कन्विंस करने की कोशिश किया कि आप थोड़ा सा बहुत आसानी से परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो बस उसी ये जो प्रयास चला, हालांकि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुझे 1994 से मैंने जो प्रयास किया, 2001 में मुझे मेरे पास एक बच्चा आया। 7 सालों के प्रयास के बाद मेरे पास एक बच्चा है। वो एक बच्चे को लेकर मैं घर में स्टार्ट किया उस बच्चे को पढ़ाना। और वो फिर बच्चा जब सफल हुआ, आगे बढ़ा, तो उसको देख के दूसरे से तीसरे, क्योंकि वही मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले सबसे अच्छा विज्ञापन वही होता है जो व्यक्ति खुद बोले कि हाँ, यहाँ मुझे फ़ायदा हुआ है। और मेरा लगता है कि मैंने पेपर में या कहीं शहर में होर्डिंग नहीं लगाया है, तो उससे कोई मुझे नुकसान भी नहीं हुआ है। क्योंकि मेरे जो सबसे बड़े विज्ञापन जो है, मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जब वो सफल होकर निकले, उन्होंने दूसरों को बताया, फिर वो जो दूसरे सफल हुए, उन्होंने तीसरे को बताया। इस तरह से समझिए 24 साल से 365 दिन लगातार हमारा क्लास चलता रहा। कभी भी हमारा क्लास आज तक बंद नहीं हुआ जी राजीव जी, अभी काफ़ी सारे बच्चे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे है। हैं। जी उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत करें? जी इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे उनको? बिल्कुल। लेखिका जी, मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले माँ पिताजी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। बच्चों के माँ पिताजी के मन में जो एक धारणा होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सबसे पहले इस धारणा को तोड़िए। क्योंकि पहले, ये आज से 30-40 साल पहले बिल्कुल सही था कि आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। लेकिन अभी इतने तमाम तरह के कैरियर हैं। जैसे देखिए, अभी आप खुद मेरे इंटरव्यू ले रही हैं, है ना? तो एक जर्नलिज्म भी एक कैरियर हो गया, पत्रकारिता भी हो गया। आप एंकर के रूप में भी हैं, कैमरा पर्सन के रूप में भी आप कैरियर अपना बना सकते हैं। और ऐसे लोगों का काफ़ी ये नाम है। तो ये तो एक मैं उदाहरण के तौर पर, ऐसे हज़ारों कैरियर है। तो सबसे पहले बच्चों को होना चाहिए कि अपना कैरियर काउंसलिंग, सबसे पहले कैरियर काउंसलिंग से शुरुआत होनी चाहिए कि उनकी किस चीज़ में पकड़ अच्छी है, किस में रुचि है। जिस चीज़ में उनका पकड़ है, जिस चीज़ में उनकी रुचि है, उस चीज़ में आगे बढ़ना है। ना कि वो देख के कि वो फलाना मेरा साथी पीएससी कर रहा तो मैं भी पीएससी कर लूँ। मैं ऐसे कई उदाहरण जानता हूँ कि मेरे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे परिचित हैं जिनकी बच्चियाँ मैथ्स में 100 मार्क्स हैं, 100% मार्क्स हैं, 100 में आउट ऑफ 100 है। लेकिन चूंकि उनकी सहेलियाँ बायो ले रही हैं, मेडिकल करना चाहती हैं, तो इसने भी मैथ्स छोड़ के बायो लेना शुरू कर दिया। जी। तो क्या होता है, उससे आपका समय भी खराब होता है, आप लाइफ में जहाँ तक पहुँचना है वो पहुँच नहीं पाते हो। इसीलिए बेहतर है कि आप जो है कैरियर काउंसलिंग सबसे पहले करें कि आपकी वास्तव में और रुचि भी किस में है। आपको बैंकिंग काम करने में रुचि है, आपको रेलवे में ड्राइवर बनने में रुचि है, पुलिस में जाने में रुचि है, सेना में जाने में रुचि है। जिसमें जाने की रुचि है, पहले सबसे पहले वो तय करें। और तय करने के बाद फिर उस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, उस परीक्षा की क्या मांग है, उसके अनुसार अपनी तैयारी करें, तब जाके आप सफल होंगे। जी, ऐसा आपने बोला कि एक दूसरे की देखा सीखी आप लोग जैसे कर देते, हाँ स्टार्ट करते पढ़ाई। उसमें होता ये है कि कुछ बच्चे काफ़ी पढ़ाई में अच्छे होते, वो पढ़ते भी हैं, हाँ लेकिन उनकी रुचि नहीं होती। तो ऐसे में क्या सक्सेस के चांसेस होते हैं? बिल्कुल नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं रुचि जी, जैसे अभी देखिए, अभी आप एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मैं चूंकि उस समय जब बेरोजगार था, और उस समय आज जैसे देश की अर्थव्यवस्था इतनी खुली नहीं थी, प्राइवेट में इतने रोजगार की संभावना नहीं थी, तब सिर्फ अगर है चाहिए तो नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी ही कर सकते थे। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था उसमें, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था
क्या प्राइवेट में कोई चैनल नहीं थे इस तरह आप कहीं काम, अगर आप भी 20 साल 30 साल पहले होती तो आपके लिए भी बहुत बड़ी समस्या होती कि कहाँ काम करेंगे, है ना। तो सरकारी नौकरी थी, तो जैसे मैं भी उस समय सरकारी नौकरी करना है तो पढ़ाई कर रहा हूँ, कहीं मिल जाए मिल गया। आज मैं वो जॉब भले ही कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिए मेरा सही पैशन जो है टीचिंग है। तो मैं काम तो कर रहा हूँ, है ना, लेकिन अगर सोचिए अगर मैं सच में अगर मुझे सही ढंग से कैरियर काउंसलिंग हुआ रहता और मैं टीचिंग के लाइन में जाता तो सोचिए मैं कितना और बेहतर कर सकता था, है ना। तो यही मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ, सफल हो जाना मतलब नहीं है, आप सफल होके कितने अच्छे उस जिस पद पर आप बैठे हुए हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, कितना अच्छा ढंग से आप कर रहे हैं, कितने अच्छे अधिकारी आप हैं, वो मायने रखता है ना। अगर अभी मैं शायद टीचर होता तो मैं बहुत सक्सेसफुल टीचर होता, है ना, क्योंकि मेरा पैशन भी है, मेरी रुचि है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको बताने के लिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं सिर्फ देखा देखी करके नहीं, बल्कि जो अपनी रुचि के अनुसार अपना कैरियर तय करें। जी धन्यवाद। तो अब वक्त हो चुका है जाने का जी। तो अब मैं विदा लेती हूँ आपसे। जी। तो दर्शकों, ये थे एम राजीव, जिन्होंने लोगों को पढ़ाया, काफ़ी सारे लोगों को एक मुकाम पर पहुंचाया। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।